गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग मोल फ्रैक्शन को स्टडी किए थे और हम लोग देखे भी थे रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। वो बात कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। तो और साथ में हम लोग एक कंसंट्रेशन टर्म, जो छोटा सा कंसंट्रेशन टर्म था हमारा ppm पार्ट्स पर मिलियन, उसको भी हम लोगों ने स्टडी किया था, राइट। तो वहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, और हम लोग बोल सकते हैं हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म बचा है, दैट इज बेसिकली नॉर्मेलिटी। तो हम लोग अभी नॉर्मेलिटी को स्टडी करते हैं, राइट। चलिए देखिए, तो नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको कैपिटल एन से, ठीक है। पहले तो हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल मीनिंग हमारा होता क्या चीज़ है, राइट। तो मैथमेटिकल मीनिंग नॉर्मेलिटी जो होता है, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज, या इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, ये थोड़ा सा उलझा हुआ, मतलब कॉम्प्लिकेटेड कंसंट्रेशन टर्म है बाकी सारे कंसंट्रेशन टर्म के कंपैरिजन में। बट ये भी मैं आपको आसान लास्ट में बना करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें फॉर्मूलाज का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है एक ही कंसंट्रेशन टर्म को बताने के लिए। बट लास्ट में आपको मैं सारा कुछ को डिस्कस करने के बाद लास्ट में आपको क्विक में बताऊंगा कि कैसे तुरंत हम लोग पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग आसान कर लेंगे, लेकिन हाँ पहले तो हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये होता है एक्चुअल में क्या है। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, number of gram equivalent of solute dissolved per unit volume of solution in liter, right। इसका मीनिंग है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट वॉल्यूम मतलब 1, और वॉल्यूम हम लोग किसी में लेना है, लीटर में। तो 1 लीटर वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड होता है 1 लीटर वॉल्यूम में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द नॉर्मेलिटी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। क्लियर, समझ में आई बात कि पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इन 1 लीटर वॉल्यूम, लीटर में लेना है हम लोग को वॉल्यूम। तो इन 1 लीटर वॉल्यूम द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जितना ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व होगा किसी सॉल्यूशन में, तो वही उस सॉल्यूशन का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द नॉर्मेलिटी। उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं, राइट। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। ये जो नॉर्मेलिटी है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। आप जरा इसको मोलैरिटी से रिलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मोलैरिटी में हम लोग स्टडी किए थे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, या डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं। तो 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द मोलैरिटी। वेयर एज 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द नॉर्मेलिटी। और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रेड एज, और इसको हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल। कोई बोल दिया 1 नॉर्मल सॉल्यूशन दैट मींस नॉर्मेलिटी इज 1, 5 नॉर्मल सॉल्यूशन दैट इज नॉर्मेलिटी इज 5। आई बात समझ में? तो कहीं पे 5n लिखा हुआ है दैट मींस नॉर्मेलिटी 5 दिया। इसको स्टडी क्या करेंगे, 5 नॉर्मल, राइट। क्लियर, आई बात समझ में? तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग हमेशा लेते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग किस चीज में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस चीज में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, राइट। चलिए अब देखिए मैथमेटिकली इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं, लेकिन उसके पहले इसका अगर कहीं पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल
कि 5 नॉर्मल, तो इसका कहने का मतलब क्या चीज़ है, कहीं पे लिखा हुआ है 5 नॉर्मल सॉल्यूशन, तो 5 नॉर्मल सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब हो गया कि पर यूनिट वॉल्यूम, अगर 1 लीटर अगर हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं तो 5 नॉर्मल सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को बताता है सॉल्यूट को, दैट मीन्स 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नॉर्मेलिटी किसी को बताता है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, तो देखिए 5 था तो 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, तो इज डिजॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम, इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन का हम लोग 1 लीटर लेंगे तो उसमें हमारा कितना ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट का डिजॉल्व होगा, 5 ग्राम इक्विवेलेंट। कहीं पे लिखा हुआ है हमारा 2 नॉर्मल सॉल्यूशन, दैट मीन्स कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इस केस में डिजॉल्व है हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट, जीएम फॉर ग्राम, EQ फॉर इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर, और वॉल्यूम किसी में होना चाहिए लीटर में, तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप इसको मोलैरिटी से रिलेट कर सकते हो क्योंकि मोलैरिटी था हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर यूनिट या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है उसको मोलैरिटी बोलते हैं, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में इतना अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट रहता है तो मोलैरिटी बोल देते हैं। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी बोलेंगे, राइट, क्लियर, समझ में आई। अब देखिए इसका हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। ये तो बेसिकली इसका मीनिंग हो गया, अब हम लोग इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। आप इसको मोलैरिटी से रिलेट करके पढ़ोगे, आपको आसान लगेगा, समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा। चलिए जैसे देखिए इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं आपको बताता हूँ, घबराने की बात नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट प्लीज़ आप घबराओगे नहीं, आप देखो, आप सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ फिर लास्ट में आपको बहुत आसानी से इसको सॉल्व करना बताऊँगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं अभी एक्सप्रेशन लिखता जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे इसको। नॉर्मेलिटी it is defined as number of gram equivalent of solute dissolve per unit volume, per unit volume मतलब divided by volume पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस चीज में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, राइट। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, तो डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जितना वॉल्यूम उसे डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए निकल जाएगा हमेशा हमारा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली नॉर्मेलिटी, ठीक है, दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, वॉल्यूम का एप्लीकेशन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कर चुका है, बट आपके लिए एक नया टर्म हमारे पास यहाँ है नंबर ऑफ, नंबर तो समझ में आ रहा है कितना उसका नंबर होगा, एक नया टर्म है हमारे पास यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट को देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। बाकी सॉल्यूट के बारे में आप नोनी है, सॉल्यूट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको नोनी है, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी वेंसिटी की हेल्प से, आप सबको ये सब सारी चीज़ें पता है। तो हमारा जो एक टर्म यहाँ पे जो न्यू आया है दैट इज बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट, तो हम लोग उसको स्टडी करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी चीज का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ तो सोल्यूट का निकालना है, तो हम लोग किसी भी चीज का जिसका भी ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होता है ना, तो उसका हम लोग ले लेते हैं गिवन वेट। क्या ले लेते हैं हम लोग, गिवन मास या गिवन वेट। लेकिन ध्यान में रखना है कि गिवन वेट किस चीज में होना चाहिए, ग्राम में।
जैसे कि मोल निकालते हैं, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हम लोग हमेशा ग्राम में लेते, किसी दूसरे यूनिट में रहता था तो याद है आपको, हम लोग उसको ग्राम में कन्वर्ट करते थे। तो इधर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी चीज का, यहाँ पे सोल्यूट का कैलकुलेट करना है, किसी केस में सॉल्वेंट का ही कैलकुलेट करना हो, किसी भी चीज का कैलकुलेट करना हो, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज बेसिकली डिफाइंड एज द गिवन वेट इन ग्राम, जिस भी चीज का, डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट। कौन सा वेट, डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट। क्लियर, समझ में आई बात। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इट इज इक्वल टू ऑलवेज गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट। आप बोलोगे कि सर गिवन वेट तो समझ में आया, जितना वेट दिया हुआ रहेगा सब्सटेंस का, ग्राम में भी कन्वर्ट कर लेंगे अगर ग्राम में नहीं होगा, बट आपने फिर यहाँ पे एक नया टर्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट वेट। अब इसके बारे में फिर से पता नहीं हम लोग को। तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है, तो वो जो इक्विवेलेंट वेट होता है, तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट इज बेसिकली कैलकुलेटेड एज द मॉलिक्यूलर वेट और मोलर वेट। कोई भी चीज आप ले लो, उससे बहस नहीं है, या फिर मॉलिक्यूलर को हटा करके मोलर ही लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मोलर हमारा एलिमेंट कंपाउंड दोनों ही केस, मतलब मोनोटॉमिक एलिमेंट, डायटोमिक ट्राइटोमिक कंपाउंड सारे केस में यूज कर लिया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट सिर्फ डायटोमिक ट्राइटोमिक मोनोटॉमिक केस में यूज नहीं होगा, क्योंकि उस केस में एटॉमिक वेट यूज करते हैं, ऐसा आपको पढ़ाया जा चुका है। तो इट इज इक्विवेलेंट वेट इज बेसिकली डिफाइंड एज द मोलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दैट इज द बेसिकली मोलर वेट। मोलर वेट आपको पता है कि जिस भी एलिमेंट का या कंपाउंड का हम लोग को मोलर वेट निकालना होता है, तो उसका हम लोग एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट वो ग्राम में लिख देते हैं। जैसे अगर आपको बात किया गया सोडियम का, व्हाट इज द मोलर वेट, तो इसका 23 होता है हमारा एटॉमिक वेट, इसको ग्राम में लिख देते हैं 23 ग्राम, दैट इज द मोलर वेट। अगर NaOH का पूछ दिया व्हाट इज द मोलर वेट, ये सब आप जानते हो, मैं आपको थोड़ा सा बस ध्यान दिला रहा हूँ। तो सम कर देंगे, तो इट इज 23, इट इज 16 एंड इट इज 1, दैट इज बेसिकली हाउ मच 40, और मोलर वेट है मतलब 1 मोल का वेट हमेशा ग्राम में रहता है, दैट इज ग्राम। ठीक है, तो ये तो आपको कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर वेट आप समझ लो तो आपको ठीक है, समझ में आई बात। तो अब फिर से बोलोगे कि सर ठीक है, आप तो हर बार नया कुछ इसका फॉर्मूला लिख देते हो जो चीज़ नहीं आता है, बट एक इस केस में हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखें, और इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर वेट, तो वो तो हम लोग निकाल लेंगे, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर में होता है, सिर्फ यूनिट ग्राम होता है। लेकिन एक फिर से आपने नया टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज बेसिकली व्हाट, n फैक्टर। अरे कर दिया नहीं कर दिया इंट्रोड्यूस, तो अब n फैक्टर के बारे में बात करना पड़ेगा भाई। तो n फैक्टर के बारे में आप जब तक बात नहीं करोगे तब तक आपको इक्विवेलेंट वेट नहीं कैलकुलेट होगा। इक्विवेलेंट वेट नहीं कैलकुलेट होगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं कैलकुलेट होगा, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का नहीं कैलकुलेट होगा, तो नॉर्मेलिटी कोई भी हाल में कैलकुलेट होगा ही नहीं। तो ऐसे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नॉर्मेलिटी का क्या आ गया, नॉर्मेलिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी के बाद इसको हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं, राइट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला इतना सारा हो गया, इसमें भी अभी एक चीज पेंडिंग है हमारा, n फैक्टर, उसको तो हम लोग स्टडी करेंगे कि n फैक्टर कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक, तो ऐसे तो नॉर्मेलिटी का एक्सप्रेशन है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2-4 बार 10 बार आप देखोगे, यूज करोगे, आपको यूं याद हो जाएगा। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वेयर एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज डिफाइंड एज द गिवन वेट of that substance in gram divided by the equivalent weight, and equivalent weight is defined as the molar weight or molecular weight या फिर atomic weight divided by the n factor, राइट। सिंपल सा 3 फॉर्मूला एक नॉर्मेलिटी को। तो नॉर्मेलिटी यहाँ तक पहुँचने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर चाहने के लिए इक्विवेलेंट वेट चाहिए, और इक्विवेलेंट वेट चाहने के लिए हम लोग को मोलर वेट अपॉन n फैक्टर, तो n फैक्टर मालूम करना पड़ेगा चीज़ों का, राइट। क्लियर, तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली n फैक्टर, क्योंकि n फैक्टर मालूम नहीं रहेगा तो ये कैलकुलेट नहीं होगा, ये कैलकुलेट नहीं होगा तो ये नहीं तो ये नॉर्मेलिटी तो नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बेसिकली व्हाट इज बेसिकली n फैक्टर। n फैक्टर है क्या, या फिर इसको हम लोग वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ किस किस केस में कैसे कैसे हम लोग n फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप इसको नोट डाउन करें, कॉपी करें, राइट। चलिए देखिए, अब लेकिन उससे पहले हम लोग वॉल्यूम का यूनिट थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा लीटर को छोड़कर किसी दूसरे यूनिट में होगा तो आपको पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मोलैरिटी के केस में याद होगा तो वो जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर तो हम लोग n फैक्टर को स्टडी करेंगे, व्हाट इज n फैक्टर एंड हाउ टू कैलकुलेट n फैक्टर, राइट।
तो एक तो नॉर्मेलिटी का मेन एक्सप्रेशन यही है, नॉर्मेलिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर को छोड़ करके किसी दूसरे यूनिट में है तो फर्स्ट हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सपोज कर लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा लीटर को छोड़ करके मिलीलीटर में है, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सपोज कीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको कौन से यूनिट में दे दिया है, मिलीलीटर में दे दिया है, तो हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। अब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिए या फिर 1000 से डिवाइड कर दिए, बात दोनों सेम ही है। तो ये पावर माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो किसी में हो जाएगा, प्लस में। तो इट विल बी बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इंटू 10⁻³ मतलब 1000 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जैसे ही हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं ओवरऑल वैल्यू में, मतलब वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन है किस चीज में होगा, मिलीलीटर में होगा, राइट, क्लियर। अगर आपको जरा याद होगा तो मैं वहां पे आपको बताया था मोलैरिटी के केस में नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000, इस पूरे को हम लोग एक साथ बोल रहे थे व्हाट इज, इसको हम लोग बोल रहे थे एक साथ में मिलीमोल्स। मोल्स इंटू 1000 इज बेसिकली कॉल्ड एज द मिलीमोल्स। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000, जैसे मोल्स ऑफ सोल्यूट था इसलिए हम लोग मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट बोल दे रहे थे, राइट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो ये बेसिकली इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट और किसका हम लोग निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली निकाल रहे हैं हम लोग सोल्यूट का, तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। और जैसे ही मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गया मतलब 1000 उसमें ऑलरेडी हमारा कंसीडर्ड है, तो 1000 उसके ऑलरेडी कंसीडर्ड है, और 1000 ऑलरेडी कंसीडर्ड है मतलब यहाँ पे वॉल्यूम हमारा किस चीज में होगा, मिलीलीटर में। तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान देना है मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन से यूनिट में होगा, मिलीलीटर में। तो आप ये भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, एक तो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर को छोड़कर मिलीलीटर में है तो हम लोग 1000 से उसको डिवाइड करते हैं, 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे में, तो अल्टीमेटली ऊपर चला जाता है। तो फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाता है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मिली इक्विवेलेंट आ गया तो वॉल्यूम हमेशा किसी में होगा, मिलीलीटर में होगा, क्योंकि 1000 ऑलरेडी उसके साथ मल्टीप्लाइड है। 1000 आया कब होगा, जब वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा, तभी तो हम लोग लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड किए होंगे, जो अल्टीमेटली ऊपर चला गया हमारा, राइट, क्लियर। तो होप आपको फॉर्मूला तो सारा अभी देखने से समझ में आया होगा, लेकिन अभी आपको पता ही नहीं चल रहा होगा भाई कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो पहले तो हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा एन फैक्टर, क्योंकि एन फैक्टर नहीं स्टडी करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट नहीं निकलेगा। इक्विवेलेंट वेट को स्टडी नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकलेगा तो नॉर्मेलिटी तो कभी भी निकल ही नहीं सकता है। तो फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज एन फैक्टर एंड हाउ टू कैलकुलेट द एन फैक्टर, राइट, क्लियर। चलिए चलिए देखिए एन फैक्टर स्मॉल एन से डिनोट करता है, कैपिटल एन कभी नहीं लिख देते हैं। तो एन फैक्टर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। व्हाट इज एन फैक्टर, क्या होता है एन फैक्टर, और कैसे कैसे ये हमारा नोन होगा, कैसे हम लोग जानेंगे किस केस में एन फैक्टर का वैल्यू कितना है। एन फैक्टर को इट इज ऑल्सो नोन एज वैलेंसी फैक्टर, इसको हम लोग ऑल्सो बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी आपको पता ही होगा कि जितना हमारा वैलेंसी कोई भी एलिमेंट शो करता है कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, दैट आर ऑल बेसिकली वैलेंसी।
ठीक है, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इधर में केमिकल बॉन्डिंग में 11th में डिटेल में पढ़ते हैं कितने टाइप का वैलेंसी होता है। ऐसे आप 10th में भी स्टडी किए होगे टाइप्स ऑफ वैलेंसी, ये सब नहीं भी स्टडी किए हो तो कोई बात नहीं, हम लोग डिटेल में इधर स्टडी करते हैं। तो एन फैक्टर को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। यूजुअली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या तो एन इस टाइप से, इसको हम लोग सिंबल जो है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल का सिंबल मैथ्स में, राइट। तो इस चीज से, या फिर दूसरा जो फैक्टोरियल का सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, उसके अंदर में एन, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन फैक्टर और एन फैक्टर, इसी टाइप से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का सिंबल है, चाहे ये वाला सिंगल डैश ड्रॉप और ये दोनों हमारा फैक्टोरियल का ही सिंबल है। आप मैथ्स में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो एन फैक्टर, ऐसा भी कहीं लिखा हुआ है तो एन फैक्टर होता है केमिस्ट्री में, समझना है, ठीक है। देखिए ये है, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। तो कोई भी सब्सटेंस जितना हमारा वैलेंसी शो कर रहा है, दैट नंबर इज बेसिकली कॉल्ड एज द एन फैक्टर। जैसे इन केस ऑफ एनी एलिमेंट, मैं अलग अलग केस में ही आपको बताता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो इन केस ऑफ एनी एलिमेंट, जैसे फर्स्ट केस हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, केस 1। एलिमेंट्स के लिए, अगर हमारा एलिमेंट कोई भी होगा, एलिमेंट मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, बेसिक केमिस्ट्री में आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा बेसिकली कि व्हाट इज एलिमेंट, और साथ में मैं आपको एलिमेंट्स के वैलेंसी को भी बताया था, राइट। तो इन केस ऑफ एलिमेंट एन फैक्टर जो होता है, एन फैक्टर उसका होता है वैलेंसी। किसके केस में? एलिमेंट के केस में। इन केस ऑफ एलिमेंट्स एन फैक्टर इज द बेसिकली वैलेंसी। एन फैक्टर हमारा क्या होता है? वैलेंसी होता है, राइट, क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर मैं आपसे कहीं पे पूछूं कि व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर सोडियम, सोडियम के लिए एन फैक्टर क्या है, तो अगर आपको याद होगा तो इसका वैलेंसी होता है 1, तो सोडियम के लिए एन फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा 1, राइट। अगर मैं कहीं पे आपसे पूछूं व्हाट इज द एन फैक्टर वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के लिए एन फैक्टर का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 2, राइट। अगर कहीं पे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन फैक्टर फॉर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3, तो इसके लिए एन फैक्टर का वैल्यू होगा व्हाट? 3, राइट। तो फॉर एनी एलिमेंट हमारा जो एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर इज इट्स वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट के लिए एन फैक्टर हमेशा उसका क्या होता है? वैलेंसी होता है। एलिमेंट क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, इसके मैं आपको बता चुका था, ठीक है, राइट, क्लियर। बेसिक केमिस्ट्री की लेक्चर अगर आपको याद होगी, तो नहीं भी याद है तो आप कॉपी पलट करके देख सकते हैं, मैं आपको बताया था, रिवीजन जरूर करें। नाउ द सेकेंड केस, केस नंबर 2, अगर हमारा एलिमेंट नहीं होकर के, अगर किसी केस में हमारे पास एलिमेंट नहीं होकर के, अगर हमारा किसी केस में सपोज कर लीजिए कि एलिमेंट नहीं है हमारा, लेकिन हम लोग किसी केस में सपोज कर लो आप कि एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर लिए, हम लोग सपोज कर लेते हैं किसी केस में आयंस है, क्या है? आयंस, राइट। तो आयंस के केस में कैसे डिटरमाइन करेंगे? आयन क्या होता है? तो मैं आपको बताया था, चार्ज स्पेसिस, जिस पे भी चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, दैट इज बेसिकली आयन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कटायन, जबकि जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? अनायन, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनायन बोलते हैं। नाउ तो इन केस ऑफ आयंस, आयंस के केस में जो एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर इज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन, कि उस आयन पे कितना चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड। सिंबल नहीं साथ में कंसीडर करना है, पॉजिटिव है तो प्लस के साथ नहीं लिखेंगे, नेगेटिव है तो माइनस के साथ नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझ में आपको आ रहा होगा, उसका मॉड ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे आपके लिए दिया हुआ है कि यू हैव Na+, कहीं पे क्या है? Na+, और इस केस में मैं आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन फैक्टर, इसके लिए एन फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? सिंस इट हैज +1 चार्ज, तो इस केस में ये चार्ज स्पेसिस है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी द एन फैक्टर। और इस पे कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज है? पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नहीं है, कितना मैग्नीट्यूड है? 1, सो एन फैक्टर इज 1, राइट। किसी केस में अगर मैं आपको बता दिया कि सपोज यू हैव मैग्नीशियम हैविंग +2 चार्ज, दैट मीन्स इस केस में अगर मैं एन फैक्टर की बात करूं तो हमारा आयन हो गया, और पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन आपको दिख रहा है, और इस केस में हम लोग सिंपली पूछेंगे एन फैक्टर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है, कितना मैग्नीट्यूड है? तो 2, तो एन फैक्टर विल बी 2, राइट। किसी केस में मैं आपको बता दिया, सपोज O2-, दैट इज
ऑक्साइड आयन इसको मैं बोलता हूं, मैं आपको बताया भी था। तो इस केस में इसका एन फैक्टर पूछेंगे, तो इस केस में ये फिर से आयन है क्योंकि चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है मतलब अनायन हो गया, लेकिन उससे मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2, तो एन फैक्टर विल बी 2 अगेन, राइट। क्लियर, एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। कहीं पे है आपका n -3 और इस केस में अगर मैं एन फैक्टर पूछ दूं तो ये फिर से चार्ज स्पेसिस है मतलब आयन, निगेटिव चार्ज है मतलब अनायन, और इस केस में हमारा क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखेंगे तो माइनस को छोड़ देंगे, मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो एन फैक्टर विल बी 3। क्लियर, एनी कंफ्यूजन नहीं। तो चार्ज स्पेसिस के केस में, दैट मीन्स आयंस के केस में हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले लेते हैं, और उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पॉजिटिव चार्ज वाला है या फिर निगेटिव चार्ज वाला है, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज, उससे कोई भी बहस नहीं है। हम लोग सिंपली उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे, कितना उस पर मैग्नीट्यूड चार्ज का है, चाहे प्लस में जितना मैग्नीट्यूड हो माइनस में जितना मैग्नीट्यूड हो, उससे कोई भी बहस नहीं है। क्लियर, तो दो केस में समझ में आया आपको। एलिमेंट के केस में एन फैक्टर विल बी इट्स वैलेंसी, एलिमेंट के केस में एन फैक्टर हमेशा क्या होगा, तो इन केस ऑफ एलिमेंट्स एन फैक्टर विल बी ऑलवेज वैलेंसी, वेयर इन केस ऑफ आयंस एन फैक्टर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन, उस पर कितना चार्ज है हमारा, उसका मैग्नीट्यूड, राइट। नाउ द केस थर्ड, अगर सपोज कीजिए कि आपके पास कहीं प्रेजेंट है एसिड्स, एसिड्स, राइट। एसिड अब होता क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया होगा 10th में कि एसिड वैसा सब्सटेंस होता है, अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अर्हेनियस ये साइंटिस्ट, अर्हेनियस हमारे एक साइंटिस्ट है, वही सबसे पहले एसिड के बारे में कॉन्सेप्ट दिए थे। तो अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 10th में स्टडी करा होगा। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, एसिड्स आर दो सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन रिलीज करे, राइट। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच रिलीजेज H+ आयन व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। वैसे ही सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन को रिलीज करे, उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, राइट। तो एसिड आप पढ़े ही होंगे, बहुत सारा उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आप लोगों ने 10th में स्टडी करा होगा, राइट। हम लोग यहाँ पे उसको डिटेल में स्टडी करते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उधर में थोड़ा सा बोरिंग भी था, बट इधर में काफी इंटरेस्टिंग है, एसिड बेस ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्वेश्चन रहता है, बहुत मजा आएगा आपको बनाने में, आपको रटना नहीं पड़ेगा, रटना बहुत कम पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो एसिड क्या होता है समझ में आया। तो एसिड वैसा सब्सटेंस, तो मैं ऐसे अगर आपको पता होगा तो ठीक ही है, फिर भी मैं लिख देता हूं कि दो सब्सटेंस which releases H+ ion H+ आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, वैसा सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, घुलने के बाद H+ आयन को रिलीज करता है, अपने अंदर से निकल जाने देता है, वैसे ही सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, नाम तो इसका आप लोगों ने सुना ही होगा, नाम है इसका क्या चीज, खलनायक नहीं, नाम है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो एक हाइड्रोजन टूट जाएगा H+ के फॉर्म में, तो दूसरा बच गया Cl। तो ये हम लोग एटम और चार्ज दोनों को बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन में। हाइड्रोजन 1 था, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1 एटम बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में कोई चार्ज नहीं, तो 0, इधर भी 0 करेंगे, इधर में +1 चार्ज है तो इधर में कितना चार्ज दे देंगे, -1, तो +1 -1, प्रोडक्ट साइड में कितना चार्ज हो गया, 0। तो देखिए HCl से क्या रिलीज हुआ, H+ रिलीज हुआ, H+ आयन रिलीज हुआ, मतलब HCl इज एसिड, राइट। क्लियर, पहचान सकते हो आप नाउ। तो एसिड वैसा सब्सटेंस होता है जो पानी में घुलने के बाद कौन सा आयन को रिलीज करे, H+ को रिलीज करे, तो वैसे ही सब्सटेंस को हम लोग बेसिकली बोलते हैं एसिड्स, राइट। अब देखिए, जितना नंबर ऑफ H+ आयन कोई भी एसिड हमारा डिसोसिएट या रिलीज करता है जब वो वाटर में डिसॉल्व करता है, तो दैट नंबर ऑफ H+ आयन इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड का बेसिसिटी बोलते हैं। क्या, मैं आपको लिख रहा हूं, फिर आपको फिर से समझाऊंगा। द नंबर ऑफ replaceable H+ ion of an acid
इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। H प्लस आयन, कोई भी एसिड जितना H प्लस आयन रिलीज करता है जब हम लोग उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उस नंबर को बेसिकली हम लोग बोलते हैं उसका बेसिसिटी। एसिड का हम लोग क्या बोलते हैं उसका बेसिसिटी, उल्टा वाला, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, अगर इस केस में मैं आपसे बोलता है कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ HCl, बताइए कि HCl का बेसिसिटी कितना होगा भाई। तो HCl का बेसिसिटी इज व्हाट, द बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो हाइड्रो HCl में से कितना H प्लस आयन टूट करके निकला है, तो ओनली 1, दैट मींस बेसिसिटी इसका सिंपली कितना हो गया 1। क्लियर। किसी केस में अगर 2 H प्लस आयन टूट कर निकला है दैट मींस बेसिसिटी 2, किसी केस में 3 तो बेसिसिटी इज 3, राइट। क्लियर, समझ में आई बात। तो वाटर एसिड्स, तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू गिव H प्लस आयन। वैसा सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद H प्लस आयन को डोनेट करता है, रिलीज करता है, वैसे ही सब्सटेंस को हम लोग एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस केस में H प्लस आयन, जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन वो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होने के बाद रिलीज करता है, दैट नंबर ऑफ H प्लस आयन इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स बेसिसिटी। उतना ही नंबर ऑफ H प्लस आयन को उसका क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिसिटी बोलते हैं, राइट। तो अब हम लोग को एसिड के बारे में नहीं पढ़ना था, हम लोग एक्चुअल में एसिड के केस में एन फैक्टर के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि एसिड के केस में एन फैक्टर क्या होगा। तो इन केस ऑफ एसिड्स के केस में एन फैक्टर जो होता है वो एन फैक्टर होता है उसका बेसिसिटी। क्या होता है, एन फैक्टर इज इट्स बेसिसिटी। इन केस ऑफ एसिड्स एन फैक्टर इज इट्स बेसिसिटी। एन फैक्टर हमेशा क्या होगा, बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होगा तो मैं आपको बता ही चुका, जितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन है, इतना H प्लस आयन हमारा टूट करके निकल जाएगा वाटर में डिजोल्व होने के बाद, तो उतना ही नंबर ऑफ H प्लस आयन को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। और एसिड के केस में जितना उसका बेसिसिटी होगा वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की HCl, ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे कि बेसिसिटी कितना होगा और फिर हम लोग साथ में देखेंगे कि एन फैक्टर भी कितना होगा। तो HCl, तो HCl बेसिकली कैसे ब्रेक करेगा भाई, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक हाइड्रोजन है तो एक ही हाइड्रोजन हमारा निकलेगा, तो इट इज H प्लस प्लस क्या चाहिए हमारा Cl माइनस, +1 -1 चार्ज बैलेंस और एटम बैलेंस। इस केस में कितना H प्लस निकला, 1 H प्लस, दैट मींस बेसिसिटी इज हाउ मच, HCl के लिए 1, और बेसिसिटी जैसे ही 1 हो गया तो एन फैक्टर भी बेसिसिटी के इक्वल में होता है, तो एन फैक्टर इज ऑल्सो 1। एनी कंफ्यूजन, नो सर, नहीं होना चाहिए। जबकि अगर मैं मान लीजिए कि बात दिया हो रहा था आपको HF, HBr, HI, HNO3, H3PO2, ये सब सारा में देखेंगे आप तो एक ही हाइड्रोजन है इस केस में, तो एक ही हाइड्रोजन टूट करके निकलेगा, तो H प्लस और F माइनस, दैट मीन्स बेसिसिटी इज 1, और बेसिसिटी 1 मतलब एन फैक्टर भी कितना हो गया 1। HBr, एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही हाइड्रोजन टूट कर निकलेगा, तो H प्लस बच गया अपना Br, उस पर माइनस चार्ज, तो अपना +1 -1 न्यूट्रलाइज हो गया। इस केस में भी एक H प्लस निकला, दैट मीन्स बेसिसिटी 1, एन फैक्टर इज 1। हमारा नेक्स्ट है HI, इस केस में भी एक ही हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन टूटेगा H प्लस और एक हमारा I माइनस, तब एटमी बैलेंस, चार्ज बैलेंस, एक हाइड्रोजन टूट कर निकला, दैट मीन्स हमारा बेसिसिटी 1 और बेसिसिटी 1 तो एन फैक्टर भी कितना 1। क्लियर, एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज HNO3 नाइट्रिक एसिड। इस केस में भी आप देखोगे तो हाइड्रोजन एक ही है आपका, मतलब एक ही टूट कर नहीं निकलेगा, तो H प्लस बच गया क्या चाहिए हमारा NO3, चार्ज देंगे तो इस पे माइनस, तभी +1 -1 न्यूट्रलाइज हो गया। तो नाइट्रिक एसिड में से भी कितना हाइड्रोजन टूट कर निकला 1, दैट मींस इसका भी बेसिसिटी हो गया हाउ मच 1, और बेसिसिटी 1 तो एन फैक्टर तो भाई 1 होगा ही होगा। नेक्स्ट वन इज द H3PO2। इस एसिड के बारे में हम लोग हायर मतलब अगले बहुत आगे के चैप्टर्स में पढ़ते हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे ग्रुप 15 वहाँ पे फास्फोरस के एसिड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो दिस इज बेसिकली H3PO2। इस केस में हमारा है तो 3 हाइड्रोजन, बट इस केस में टूट करके निकलता है सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, तो सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन टूट करके निकला, मतलब यहाँ पे बच गया H प्लस, ठीक है, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन था 3, टूट करके निकला है 1, मतलब बच गया यहाँ पे H2 और क्या है हमारा PO2, इस पे +1 चार्ज तो इस पे -1 चार्ज, तभी तो +1 -1 क्या हो गया आपस में बैलेंस हो गया, राइट।
क्लियर। तो इस केस में भी H3PO2 में से भी कितना हाइड्रोजन टूट कर निकला, सिर्फ और सिर्फ 1, मतलब बेसिसिटी इज हाउ मच 1 एंड एन फैक्टर इज हाउ मच 1। क्लियर, आई बात समझ में। बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, जितना H प्लस आयन टूट करके निकल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जितना H प्लस आयन उसके अंदर प्रेजेंट है सारा का सारा टूट कर निकलेगा। इसमें एक ही था तो एक ही टूट कर निकला, 1 था तो 1 ही निकला। इस केस में लेकिन 3 था, टूट करके सिर्फ कितना निकला 1, इसलिए बेसिसिटी हो गया 1। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास रहता HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, राइट। आप ऑर्गेनिक में इसका नोमेनक्लेचर पढ़ोगे। तो इस केस में आप देखिए है 2 हाइड्रोजन, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन टूट करके नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन टूट करके निकलता है H प्लस, और वो ये वाला हाइड्रोजन। तो बच गया हमारा कौन सा, इधर में H बच ही गया COO, और बैलेंस करेंगे तो माइनस, तब ना +1 -1 बैलेंस हो गया। तो है तो 2 हाइड्रोजन, टूट करके निकल रहा है सिर्फ 1 हाइड्रोजन, तो एक ही हाइड्रोजन टूट करके निकल रहा है, तो इसलिए इसका बेसिसिटी फिर से कितना हो जाएगा 1, और बेसिसिटी हो गया 1, तो एन फैक्टर तो बाबू आपको 1 होगा ही होगा, राइट। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक और एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड, या फिर इस एसिड को हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड, राइट। ऑर्गेनिक में आप स्टडी करेंगे इसको। तो यहाँ पे है कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इधर में, 1 हाइड्रोजन इधर में, 4 हाइड्रोजन, बट टूट करके फिर से निकलता है एक ही हाइड्रोजन, वो भी ये वाला। तो इट इज H प्लस, प्लस हमारा क्या हो गया CH3COO, इस पे माइनस, तभी +1 -1 बैलेंस, एक ही हाइड्रोजन टूट कर निकला, दैट मींस बेसिसिटी इज हाउ मच 1, और बेसिसिटी 1, तो भाई एन फैक्टर भी कितना होगा 1 ही होगा, राइट। क्लियर, समझ में आई बात। अरे हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात, होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। तो बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, जितना H प्लस आयन भाई टूट करके निकलने वाला है, ऐसा ये हमेशा जितना H प्लस उसके अंदर में प्रेजेंट है उतना के इक्वल में नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर में हाइड्रोजन हमारा 3 हो, टूट करके सिर्फ और सिर्फ कितना निकले 1 ही, ठीक है। कारण है इसका, रीजन है कि 3 हाइड्रोजन था भाई, तो टूट करके 1 ही क्यों निकला। यहाँ पे 1 था तो 1 निकल गया, 1 था तो 1 निकल गया, यहाँ पे 3 था तो 1 ही क्यों निकला, यहाँ पे 2 था तब भी 1 ही क्यों निकला, यहाँ पे 3 है तो 4 है तो 1 ही क्यों निकला हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसका रीजन है। अब अभी पहला ही दिन तो आपको सारा कुछ समझ में नहीं आ सकता है, आप हायर क्लासेस में मतलब और भी क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। बट आपको समझ में आया बात, तो जरूरी नहीं है कि जितना का जितना हाइड्रोजन होगा सारा का सारा डिसोसिएट होकर के निकल ही जाएगा, या रिप्लेस हो ही जाएगा, या रिलीज हो ही जाएगा जब उसको एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे। तो जितना H प्लस आयन रिलीज होता है उसके अंदर में प्रेजेंट कितना है उससे बहस नहीं, जितना H प्लस आयन रिलीज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी, और जितना बेसिसिटी होगा वही उसका क्या होगा एन फैक्टर। तो आप इतना केस याद रखेंगे जिस केस में बेसिसिटी कितना होता है 1, बेसिसिटी हमारा 1 हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO2 मैं आपको बताऊंगे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड हमारा होता है SCOH दैट इज फॉर्मिक एसिड, CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, राइट। क्लियर। तो ये सारा एसिड, इन सारे एसिड का एन फैक्टर हमारा कितना होगा 1, क्यों, क्योंकि बेसिसिटी भी होता है 1। एंड वैसा एसिड जिसका बेसिसिटी ऑलवेज होता है 1, वैसा एसिड जिसका बेसिसिटी होता है 1, वैसे एसिड को हम लोग बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। कैसा एसिड बोलते हैं, मोनो। मोनो मतलब क्या हो गया 1, सिंगल। तो मोनो मतलब 1, बेसिक मतलब बेसिसिटी कितना 1। तो दोज एसिड्स हुज बेसिसिटी इज 1, वैसे एसिड को बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड, राइट। जिसका एग्जांपल इतना सारा है आपके पास, समझ में आया। तो एसिड क्या हुआ समझ में आया, एन फैक्टर क्या हुआ समझ में आया, हम बेसिसिटी क्या होता है समझ में आया, और जिसका बेसिसिटी 1 होता है उसको एसिड को कौन सा एसिड बोलते हैं मोनोबेसिक। इसका इतना एग्जांपल है, आप इसको मेमोराइज रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इसी सब का यूज पड़ता है। बात अब यहाँ पे ये आ जाती है कि भाई यहाँ पे था 3 हाइड्रोजन, सॉरी, और टूट कर निकला सिर्फ 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे था 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन टूट कर निकला 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 और 1 4 हाइड्रोजन टूट करके निकला सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ पे 1 था तो 1 ही टूट कर निकल गया, 1 था 1 ही टूट कर निकल गया, 1 था 1 ही टूट कर निकल गया, 1 था 1 ही टूट कर निकल गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब हम लोग और भी एसिड्स देख लेते हैं, उसका बेसिसिटी और इनफैक्टर देख लेते हैं। ये सब आप एग्जांपल ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा था बट टूट करके कितना निकला है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही टूट करके निकला है। क्लियर नाउ। तो ये सब कहानियाँ थी मोनोबेसिक एसिड का, जिसका बेसिसिटी होगा 1, और बेसिसिटी 1 तो एन फैक्टर तो भाई 1 ही होगा। अब हम लोग देखते हैं वैसा एसिड जिसका बेसिसिटी होता है 2।
ना हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं एसिड का। एसिड का जितना आपका क्वेश्चन में एसिड यूज किया जा सकता है, जिसका एन फैक्टर यूज किया जा सकता है, मैं सारे का आपको लिस्ट ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको यूज आ जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए H2SO4, इसका नाम होता है बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड। आप बार बार पढ़ेंगे आपको अपने ही नाम सारा याद हो जाएगा, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इस केस में कितना हाइड्रोजन है? 2, तो दोनों का दोनों हाइड्रोजन टूट कर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2H+, ठीक है, और बच गया SO4, तो SO4 एटम बैलेंस करें तो हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 तो सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, एटम बैलेंस है। चार्ज भी बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट साइड 0 चार्ज तो प्रोडक्ट साइड भी 0 चार्ज, एक हाइड्रोजन पे +1 तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन, तो कितना चार्ज हो गया इधर में? +2, तो इस पे ओवरऑल कितना चार्ज आ गया? -2, राइट। अब चार्ज भी बैलेंस हो गया। अगर इस केस में आप देखो तो कितना H+ टूट कर निकला है? 2, तो जैसे ही 2H+ टूट कर निकला मतलब बेसिसिटी हो गया 2, बेसिसिटी 2 तो एन फैक्टर भी कितना? 2। एनी कंफ्यूजन? नो सर, नहीं होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट H2SO3, H2CO3, H3PO3, इसमें एक और आप ऐड कर लो। ऐसे तो बहुत सारा एसिड होता है। HClO4 दैट इज परक्लोरिक एसिड, एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में टूट निकलेगा, बच गया ClO4 परक्लोरेट आयन, तो इस पर भी -1 चार्ज, बैलेंस हो गया। बेसिसिटी इज 1 और एन फैक्टर इज ऑल्सो 1, ठीक है, कभी दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है। चलिए, तो H2SO4, H2SO3, H2CO3 हमारा क्या हो गया? H3PO3, 1 मिनट। तो इन सभी केस में और भी है हमारा, इन्हीं सब के केस में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे H2SO3 सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। इस केस में 2 हाइड्रोजन है तो दोनों का दोनों हाइड्रोजन टूट करके निकल जाएगा, बच गया हमारा सिर्फ और सिर्फ SO3, राइट। और SO3 चार्ज की बात करें तो एक यहाँ पे 0 चार्ज, तो एक हाइड्रोजन में +1, 2 हाइड्रोजन में +2, तो इस पर कितना चार्ज? -2। कितना H+ आयन रिलीज हुआ? 2H+ आयन, इसलिए बेसिसिटी 2 और बेसिसिटी 2 तो एन फैक्टर भी कितना हो गया भाई? 2। क्लियर, राइट। यहाँ पे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, 2 हाइड्रोजन है, दोनों का दोनों हाइड्रोजन टूट कर निकल जाएगा, तो 2H+ और बच गया CO3, इस पे चार्ज कितना? -2। एक हाइड्रोजन में +1 तो 2 पे +2, तो इस पे ओवरऑल -2, तो बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन टूट कर निकला H+ आयन, तो बेसिसिटी 2 और बेसिसिटी 2 तो एन फैक्टर पे कितना? 2। नेक्स्ट इज H3PO3 दैट इज बेसिकली फॉस्फोरस एसिड। इस केस में है तो 3 हाइड्रोजन बट टूट करके निकलता है सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन, बच गया हमारा 1 हाइड्रोजन और बाकी क्या? PO3, एक हाइड्रोजन में +1, 2 पे +2, इस पे -2, 2 हाइड्रोजन टूट कर निकला, इसलिए बेसिसिटी 2 और बेसिसिटी 2 तो एन फैक्टर भी कितना हो गया भाई? 2, राइट। क्लियर। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, हमारा H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, H3PO3 दैट इज फॉस्फोरस एसिड। ये सब सारा जो एसिड हमारा हो गया, दिस ऑल एसिड्स हैं बेसिसिटी इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें कितना हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है? 2H+, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सारा का सारा टूट कर निकलेगा, तो बेसिसिटी 2 तो एन फैक्टर इज ऑल्सो 2। एंड वैसा एसिड जिसका बेसिसिटी 1 था उसको मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक मतलब बेसिसिटी 1, तो जिसका बेसिसिटी 2 होगा तो उसको बोलोगे डाई बेसिक एसिड। तो इन सारे एसिड को हम लोग कौन सा एसिड बोलते हैं? दिस ऑल एसिड्स आर बेसिकली टुगेदर कॉल्ड, इन सारे एसिड को हम लोग कौन सा एसिड बोलते हैं? दिस ऑल एसिड्स आर टुगेदर कॉल्ड डाई बेसिक एसिड्स। डाई बेसिक एसिड क्यों बोलते हैं भाई? तो डाई बेसिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका बेसिसिटी कितना है? 2। डाई मतलब 2, राइट। क्लियर। बेसिसिटी अगर 2 हो जाएगा भाई तो एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इज आवर H3PO4, ये बेसिकली ब्रेक करता है, 3 हाइड्रोजन है तो तीनों का तीनों टूट कर निकल जाएगा, तो 3H+, बच गया PO4, तो PO4 चार्ज बैलेंस करेंगे तो 0, इधर भी 0,
1 हाइड्रोजन पे +1 3 हाइड्रोजन पे +3 तो इधर में -3 तो 0 हो गया। कितना H+ आयन टूट कर निकला 3, तो बेसिसिटी इज 3 और बेसिसिटी 3 तो n फैक्टर भी कितना 3, तो n फैक्टर 3 और बेसिसिटी 3 होने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा यही एक एसिड है जिसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और ये हमारा सिंस इसका बेसिसिटी कितना हो गया 3 तो बेसिसिटी 1 तो मोनोबेसिक, बेसिसिटी 2 तो डाइबेसिक, तो बेसिसिटी 3 तो ऐसा एसिड को हम लोग कौन सा एसिड बोलेंगे, दैट इज बेसिकली ट्राइबेसिक एसिड। कैसा एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, राइट। तो इतना एसिड के अगर आप याद रखोगे बेसिसिटी कितना H+ आयन टूट निकलता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। n फैक्टर वाला इससे आगे का कभी भी पूछता नहीं है, राइट। इतना ही हमारा मोस्ट कॉमन है। इधर में आपका मोनोबेसिक एसिड HClO4 HCl HF HBr HI HNO3 H3PO2 HCOAH एंड CH3COOH, राइट। Where dibasic are H2SO4 H2SO3 H2CO3 H3PO3 and tribasic are H3PO4, राइट। नाम की अगर हम लोग बात करें तो आप नाम लिख भी सकते हो। दिस इज परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्योंकि फ्लोरीन है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड क्योंकि ब्रोमीन है, हाइड्रो आयोडिक एसिड आप लिख सकते हैं चाहे तो नाम, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO2 दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। कौन सा एसिड, नाम मैं लिख देता हूं, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, HCOOH दैट इज फॉर्मिक एसिड या फिर इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्म में इक लगा दीजिएगा तो वो हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, नहीं तो मिथेनोइक एसिड। दिस इज बेसिकली एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, राइट, क्लियर। जबकि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड OUS, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, यहां से हाइपो हटा करके सिर्फ फॉस्फोरस एसिड, राइट, एंड H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नाम तो ऐसे आप बाद में जानते ही रहेंगे, क्लियर। तो एसिड समझ में आया क्या होता है, तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस जिस केस में हमारा H+ आयन डिसोसिएट होता है जब हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। जितना नंबर ऑफ H+ आयन उसमें से टूट करके निकलता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द बेसिसिटी। कभी भी ये नंबर उस एसिड के पास प्रेजेंट H+ आयन के नंबर के बराबर में नहीं होगा। हो सकता है कि जितना H+ आयन उसके पास है सारा का सारा टूट करके निकल जाए या सारा का सारा टूट करके ना भी निकले। जैसे इधर में 3 था टूट करके सिर्फ 1 निकला, हमारा 2 था टूट करके सिर्फ 1 निकला, यहाँ पे हमारा 3 1 4 था टूट करके सिर्फ 1 ही निकला, राइट। तो इट मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन द एसिड। बेसिसिटी या तो उसके इक्वल हो सकता है या नहीं भी इक्वल हो सकता है जितना H+ आयन उसके में प्रेजेंट है उसमें। क्यों किसी केस में इक्वल है, क्यों किसी केस में इक्वल नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसका रीजन मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा आपको। इधर में समझ में आया। तो मोनोबेसिक एसिड का हमारा इतना सारा केस है जिसका बेसिसिटी 1 होता है और बेसिसिटी ही हमारा किसके इक्वल में होता है, हमेशा n फैक्टर। तो कहीं पे आपका मान लीजिए कि सोल्यूट या कहीं पे आपका सब्सटेंस आ गया, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो इसका मोलर वेट लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर, और n फैक्टर सपोज कीजिए HI है तो n फैक्टर कितना ले लेंगे 1, ठीक है, क्लियर। आई बात समझ में। तो एसिड के केस में बेसिसिटी 2 वाला ये सब एग्जांपल है और बेसिसिटी 3 वाला एक एग्जांपल ये है, क्लियर। तो होप आपको बेसिसिटी कुछ एसिड्स का आपको पता चला होगा और बेसिसिटी n फैक्टर के बारे में होता है ये भी आपको पता चला होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे इस केस में हमारा सिर्फ एक हाइड्रोजन था, वही टूट करके निकल गया, एक हाइड्रोजन था वही टूट कर निकल गया, एक ही था वो टूट कर निकल गया, एक था वो टूट कर निकल गया, एक था वो टूट कर निकल गया, एक था वो टूट कर निकल गया। भाई इस केस में ऐसा क्या हो गया कि 3 हाइड्रोजन था टूट करके सिर्फ एक ही निकला, 2 हाइड्रोजन था टूट करके सिर्फ एक ही निकला, 3 1 4 हाइड्रोजन था टूट करके सिर्फ एक ही निकला। ऐसा क्या हो गया? इस केस में 2 था दोनों टूट कर निकल गया, 2 था दोनों टूट कर निकल गया, 2 था दोनों टूट कर निकल गया। बट इस केस में तो भाई 3 था लेकिन लिखना कितना, 2 ही टूट कर निकला, ये तो टूटा हुआ नहीं, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि 3 था 2 ही टूट कर निकला और यहाँ पे 3 था तो तीनों टूट कर निकला। तो जिस केस में हमारा रहता ज्यादा है पर पूरा टूट कर नहीं निकलता है तो उस केस का हम लोग रीजन थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। बाकी इसका और अच्छे से रीजन आप जब बॉन्डिंग आपको पढ़ाई होगी तो आपको वहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो उस रीजन को हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं।
हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि पूरा का पूरा H+ आयन टूट करके उसमें से नहीं रिलीज हुआ। ठीक, फिर देखते हैं कौन कौन सा स्पेशल केस है। आप देख सकते हैं H3PO2, HCOH, CH3COOH और H3PO3। इतना का हम लोग को देखना है कि इस केस में सारा का सारा H+ आयन टूट करके नहीं निकला, जितना था उतना तो निकल जाना चाहिए था, बट क्यों नहीं निकला। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। अगर आपको अभी समझ में ये चीज़ आ जा रही है तो वेरी वेरी गुड, नहीं भी समझ में आ रही है तब भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे आप जब बॉन्डिंग स्टडी करेंगे, बॉन्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको अपने आप से वहाँ पे समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, देखिए जो एसिड होता है ना, वो एसिड बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है। ऐसे तो इसको हम लोग बहुत सारे टाइप में क्लासीफाई करते हैं, बट अभी फिलहाल में हम लोग को जितना टाइप का जरूरी है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। एसिड्स बेसिकली दो टाइप का होता है। वन इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइड्रा एसिड। एक एसिड को कौन सा एसिड बोलते हैं हम लोग? हाइड्रा एसिड। जबकि दूसरा एसिड को हम लोग बोलते हैं ऑक्सो, नहीं तो ऑक्सी एसिड, या तो ऑक्सो एसिड नहीं तो कौन सा एसिड? ऑक्सी एसिड। राइट, चलिए देखिए हाइड्रा एसिड और ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड कैसे पहचानेंगे कौन सा एसिड हाइड्रा एसिड है, कौन सा एसिड ऑक्सी एसिड है। राइट, तो वैसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन होगा, नाम ही है ऑक्सी, जिसमें ऑक्सीजन होगा वैसा एसिड कॉल्ड है तो ऑक्सो एसिड और ऑक्सी एसिड। तो एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, वैसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन होगा वैसे एसिड को बोलेंगे हम लोग ऑक्सो एसिड या फिर ऑक्सी एसिड। एंड एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, वैसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रा एसिड। अभी अगर आप देखो जिस केस में जितना हाइड्रोजन था सारा का सारा टूट करके नहीं निकलना था, सारा का सारा भाई है ऑक्सो एसिड, क्योंकि इधर में H3PO3 3 हाइड्रोजन टूट कर निकला सिर्फ 2। ये देखिए ऑक्सीजन है कि नहीं इसमें, दैट मींस दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सो एसिड। राइट, हमारा H3PO2 उसके इसमें था हमारा 3 हाइड्रोजन टूट कर निकला था 1, उसमें भी ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सो एसिड। राइट, क्लियर। या फिर CH3COOH तो ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सो एसिड है, एक ही टूट निकला था। HCOOH 2 हाइड्रोजन टूट कर सिर्फ एक ही निकला था तो HCOOH 2 ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सो एसिड। तो जनरली जितना नंबर हमारा हाइड्रोजन का है वो सारा का सारा टूट कर किस में नहीं निकल रहा है, तो ऑक्सो एसिड के केस में नहीं टूट कर निकल रहा है, मतलब ऑक्सो एसिड के केस में भाई कुछ तो लफड़ा है। तो देखिए, तो ऑक्सो एसिड के केस में क्या लफड़ा होता है कि इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड सिर्फ और सिर्फ वही हाइड्रोजन हमारा टूट करके निकलता है एसिड से, जब हम लोग उसको पानी में घुलाते हैं वही हाइड्रोजन टूट कर निकलेगा जो ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से कनेक्टेड होता है। मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना पड़ेगा एसिड का, तो नोट करके एक बात तो एकदम आप एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड्स, in case of oxo acid या oxy acid, only those hydrogen which are only those hydrogen which are connected to central atom through oxygen only those hydrogen which are connected to the central atom, बीच वाला एटम, through oxygen
डिसोसिएट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आप अभी नहीं समझ सकते, इसका रीजन आप बॉन्डिंग में समझेंगे। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड के केस में, वैसा एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन, उस केस में सिर्फ और सिर्फ वही हाइड्रोजन, ओनली दोज हाइड्रोजन विच आर कनेक्टेड टू सेंट्रल एटम थ्रू ऑक्सीजन, जो बीच वाले एटम से हमेशा ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड होता है वही टूट कर निकलाता है। जो बीच वाले एटम से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा हाइड्रोजन, वो कभी भी टूट करके नहीं निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल का, स्ट्रक्चर मैं अभी खुद से बना रहा हूँ, आप बोलोगे सर कैसे कैसे आप बना दिए, तो ये बनाना आपको सिखाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2SO4, आपको इस केस में बताया था कि दोनों का दोनों हाइड्रोजन टूट कर निकलता है। कैसे ये टूटता है हमारा, तो इट बेसिकली ब्रेक इनटू 2H प्लस और SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे दोनों का दोनों हाइड्रोजन टूट कर निकला है। अब ये आप बताओ कि ये ऑक्सो एसिड है कि नहीं है भाई, तो भाई इसमें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये ऑक्सो एसिड है, और ऑक्सो एसिड है तो सिर्फ वही हाइड्रोजन टूट कर निकल रहा होगा इससे जो ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से कनेक्टेड होगा। देखिए, तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो स्ट्रक्चर कुछ इसका यूं होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, दो बॉन्ड। ठीक है, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड आप पढ़े होंगे। जरा देखिए, ये हो गया हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर, H2SO4 हो गया। अब इस केस में आप देखो, जो हाइड्रोजन है, मैं आपको बताया ऑक्सो एसिड है क्योंकि ऑक्सीजन है इसमें, तो ओनली वही हाइड्रोजन टूट कर निकलेगा जो सेंट्रल एटम से। तो सेंट्रल एटम आपका ये हो गया, जो बीच में एटम है, इसी से सारा लोग बॉन्ड बनाए हुए हैं। दिस एटम इज बेसिकली विच एटम, दिस एटम इज बेसिकली द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम से सिर्फ वही हाइड्रोजन टूट कर निकलता है जो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड होता है हमारा। तो सेंट्रल एटम से वही हाइड्रोजन टूट कर निकलेगा जो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है। तो आप जरा देखो, ये हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, मतलब ये टूट करके निकलेगा। ये हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, किसके थ्रू भाई, ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये टूट कर निकलेगा। तो कितना टूट कर निकला, एक और दो, दो हाइड्रोजन टूट कर निकला, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना हो गया, 2। क्यों, क्योंकि इस केस में दोनों का दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए दोनों टूट कर निकलेगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। अब देखिए, जैसे था हमारा H3PO4, मैं स्ट्रक्चर आपको अपने से भी बना कर बता रहा हूँ, आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करना सिखलाया जाएगा, आपको खुद आ जाएगा, सीख लोगे आप जब बॉन्डिंग पढ़ोगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा था कि जितना हाइड्रोजन था उतना टूट नहीं निकल रहा था। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर मैं खुद अपने तरफ से आपको बना रहा हूँ। बाकी ये स्ट्रक्चर आप खुद से भी बना सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। इसके बारे में मैं आपको बताया था कि इस केस में 3 हाइड्रोजन है, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको, और तीनों का तीनों हाइड्रोजन इस केस में टूट कर नहीं निकलता है, PO4-3। तो तीनों का तीनों हाइड्रोजन टूट कर निकल रहा है, मतलब ये ऑक्सो एसिड है क्योंकि ऑक्सीजन है, तो तीनों का तीनों हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से कनेक्टेड होगा ऑक्सीजन के थ्रू। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे हो गया फॉस्फोरस, दिस इज द फॉस्फोरस, दिस इज द सेंट्रल एटम। H3, तो H1 2 3 PO4 1 2 3 एंड 4, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं हो गया। तो अब इस केस में देखिए, तीनों का तीनों हाइड्रोजन हमारा टूट कर निकल रहा है, मतलब देखिए तीनों का तीनों हाइड्रोजन सेंट्रल एटम, तो ये हो गया सेंट्रल एटम क्योंकि यही सारे से बॉन्ड बना रहे, तो सी है सेंट्रल एटम। अब इस केस में देखिए, ये हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से किसके थ्रू कनेक्टेड, ऑक्सीजन के थ्रू, मतलब ये टूट कर निकलेगा। ये हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से किसके थ्रू कनेक्टेड, ऑक्सीजन के थ्रू, मतलब ये टूट कर निकलेगा। ये हाइड्रोजन सेंट्रल एटम के थ्रू किससे कनेक्टेड, ऑक्सीजन के थ्रू, ये टूट कर निकलेगा। तो कितना हाइड्रोजन टूट कर निकला, 3 हाइड्रोजन। दैट मीन्स इसका हमारा बेसिसिटी कितना हो गया, तो इसका बेसिसिटी बेसिकली हो जाएगा 3, और बेसिसिटी 3 में मैं आपको इसको लिखवाया हूँ विदाउट ट्राई बेसिक एसिड में। ठीक है, लिखवाया था मैं आपको। जबकि हमारे पास 2 एसिड हैं, एक तो है H3, अभी तो 3-4 एसिड है ऐसे एक्चुअल में। एक था हमारा H3PO3, तो इस केस में मैं आपको बताया था है 3 हाइड्रोजन, बट सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन टूट करके निकलता है, तो 2H प्लस यहाँ पे बच गया HPO3-2, यहाँ पे
3 हाइड्रोजन है बट सिर्फ एक 2 ही हाइड्रोजन टूट के निकल रहा है, मतलब ये ऑक्सो एसिड है क्योंकि ऑक्सीजन है, 2 ही हाइड्रोजन टूट के निकल रहा है, मतलब 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड होगा सेंट्रल एटम से। सेंट्रल एटम इज अगेन फास्फोरस, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इट इज फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, राइट। तो H3 1 2 3 PO3, तो PO3 ऑक्सीजन 3, ठीक है। अब इस केस में जरा देखो कौन कौन सा हाइड्रोजन टूट कर निकलेगा। तो ये हाइड्रोजन सेंट्रल एटम अगेन हमारा ये हो गया, हमारा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से, मतलब ये टूट कर निकलेगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से ये टूट कर निकलेगा, बट ये हाइड्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल एटम से, मतलब ये टूट करके नहीं निकलेगा, राइट। इस वजह से इसका बेसिसिटी सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, तो बेसिसिटी हो गया 2। तो बेसिसिटी क्यों 2 हो गया है, इसमें 3 हाइड्रोजन टूट करके सिर्फ 2 क्यों निकला, क्योंकि एक हाइड्रोजन क्या होता है सेंट्रल एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है, क्लियर। तो इसके स्ट्रक्चर में या फिर बॉन्डिंग में ऐसा डिफरेंस है, इस वजह से ऐसा होता है, और बॉन्डिंग ऐसा होता है तो बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा। एक और आपका एग्जांपल था, ये तो आपका फास्फोरस एसिड हो गया, H3PO4 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इस केस में है 3 हाइड्रोजन बट सिर्फ टूट करके एक ही निकलता है, तो H प्लस H2PO2 माइनस, राइट। तो इस केस में भी 3 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इस केस में अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एटम इज अगेन फास्फोरस, जिस एटम का नंबर 1 होता है, सिंगल होता है, वही एटम सेंट्रल एटम होता है। फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 2, तो सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, हाइड्रोजन 3 सेंट्रल एटम नहीं। जिस एटम का नंबर 1 हो, फास्फोरस 1 ही था, इस केस में फास्फोरस 1 ही था, इसलिए सेंट्रल एटम, इस केस में सल्फर 1 ही था। तो जिस एटम का नंबर 1 होता है वही सेंट्रल एटम हमेशा होता है। नाउ अब इस केस में अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है ऑक्सीजन के थ्रू, मतलब ये टूट कर निकलेगा, बट ये हाइड्रोजन सेंट्रल एटम डायरेक्ट कनेक्टेड, नहीं टूट कर निकलेगा। ये हाइड्रोजन भी सेंट्रल एटम से डायरेक्ट कनेक्टेड, मतलब ना ये टूट करके निकलेगा ना ये, तो सिर्फ और सिर्फ कितना H+ टूट कर निकला 1, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना हो गया 1। कितना हो गया बेसिसिटी, तो बेसिसिटी इज बेसिकली 1। क्लियर, आया बात समझ में, अरे हाँ या नहीं। तो ऑक्सो एसिड के केस में 2 और एग्जाम्पल था हमारा, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड। तो ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड, दैट इज HCOOH। इस केस में भी मैं आपको बताया था कि है तो 2 हाइड्रोजन, टूट करके सिर्फ एक ही निकलता है, दैट इज H+ प्लस बच गया HCOO-, ये वाला H+ टूट कर निकलता है। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आपको ऑर्गेनिक में सिखाया जाएगा, इट इज HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये फिर से ऑक्सी एसिड है, ऑक्सो एसिड क्योंकि ऑक्सीजन इसमें है, तो सिर्फ वही हाइड्रोजन टूट कर निकलेगा जो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड होगा। तो ये सेंट्रल एटम हो गया क्योंकि कार्बन का नंबर 1 है, तो दिस इज सेंट्रल एटम, राइट। तो इस केस में हमारा क्या हो गया तो ये हाइड्रोजन जो है जो सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब ये टूट कर निकलेगा, बट ये हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्टेड है सेंट्रल एटम से, ये टूट करके नहीं निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन टूट कर निकला, ठीक है। और एक हमारा और एग्जांपल था CH3COOH, राइट। तो ये बेसिकली ब्रेक करता है किस टाइप से, तो इट इज ये हाइड्रोजन फिर से टूट कर निकलता है, तो इट इज H+ प्लस CH3COO-। इस केस में हमारा क्या हो गया, फिर से एक ही हाइड्रोजन टूट कर निकला, ये 3 हाइड्रोजन टूट करके नहीं निकला, तो फिर से इसके बॉन्डिंग में डिफरेंस होता है। इसके स्ट्रक्चर में अगर आपको बना दूं तो यहाँ पे कार्बन होता है, इट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, अगेन कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये टूट करके निकलेगा, बट ये हाइड्रोजन कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो टूट कर नहीं निकलेगा, ये डायरेक्ट टूट कर नहीं निकलेगा। तो ऑक्सो एसिड केस में जिसमें भी ऑक्सीजन आ जाएगा तो वही हाइड्रोजन टूट कर निकलता है जो सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड हो, कभी डायरेक्ट कनेक्टेड वाला टूट करके नहीं निकलता है। इस वजह से कई सारे केस में जितना हाइड्रोजन होता है सारा का सारा टूट करके नहीं भी निकल पाता है। क्यों? क्योंकि वही हाइड्रोजन टूट करके नहीं निकल पाएगा जो सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जाकर के जुड़ गया होगा। आई बात समझ में? इसलिए बॉन्डिंग में डिफरेंस होता है। और ये बॉन्डिंग होता है कैसे, स्ट्रक्चर ये सब बनता है कैसे, वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया जाएगा। मेरा मकसद था आपको एन फैक्टर समझाना कि एसिड के केस में एन फैक्टर होता है बेसिसिटी। बेसिसिटी होता है जितना H+ आयन वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद टूट करके निकल जाता है। और ऑक्सो एसिड के केस में वही हाइड्रोजन टूट करके निकलता है, H+ आयन टूट करके निकलता है जो ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से कनेक्टेड होता है। जैसे इस केस में 2 था तो दोनों निकल गया, इस केस में 3
था तो तीनों निकल गए, इस केस में एक ही था तो एक ही निकला, इस केस में एक ही था ऑप्शन के थ्रू एक ही निकला, इस केस में भी एक ही था तो एक ही निकला, इस केस में 2 था तो 2 निकला। राइट, क्लियर। तो होप आपको एन फैक्टर एसिड के केस में समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एन फैक्टर देखेंगे बेस के केस में, फिर एन के फैक्टर देखेंगे साल्ट के केस में, देन नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। देन हम लोग नॉर्मेलिटी से रिलेटेड तो उतना लंबा क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, उतना लंबा फॉर्मूला है, देन मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा। तो इसी के साथ हमारा कंसंट्रेशन टर्म वाला टॉपिक भी एंड हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में? ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।